students, in the previous video we have started the new chapter of history, French Revolution. In the previous video we have studied about the French society, that the society of France was divided into three states. In the first state comes clergy, second state nobility, and the common people belong to the third state. The main problem was there, the first and second states exempted to pay any tax, and they had the privilege on the basis of birth. On the other hand, the people of third states had to pay the taxes to the government and the church. Now, subsistence crisis. Subsistence क्राइसिस क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? मेन किन चीज़ों की कमी आई थी, उसका कारण क्या था? फर्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज टू 23 million in 1750 to 28 million in 1789. जो क्राइसिस था उसका फर्स्ट कॉज क्या था, रीजन क्या था? कि फ्रांस की पॉपुलेशन जो 1715 में 23 मिलियन थी, वो 1789 तक आते आते 28 मिलियन हो गई थी। यानी कि फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी। जिस तेजी से फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी, उस तेजी से प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स नहीं बढ़ सका। जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था, जो अनाज का उत्पादन था, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो ज़्यादा फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन जो फूड ग्रेन्स की डिमांड, जो पेस थी, वो उतनी नहीं थी जितनी की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। यानी कि फूड प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था जितनी डिमांड थी। तो उसकी वजह से जो प्राइस ऑफ ब्रेड थे, जो स्टेपल डाइट थी, स्टेपल डाइट मीन्स जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली चीज़ होती है, प्राइस ऑफ ब्रेड थे वो बढ़ गए, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ब्रेड की, और जो वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर थे, लेबरर थे, उनकी जो वेज थी, मजदूरी थी, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। यानी कि उनकी मजदूरी तो फिक्स थी, उनकी वेज तो फिक्स थी, लेकिन उनका जो खर्च थे वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती थी उस टाइम जब ड्रॉट पड़ जाए या और कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो फसल का जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का, वो और ज़्यादा कम हो गया, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था कि फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गई थी 1715 से 1789 के बीच में। जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, उस तेज़ी से
फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सका, जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ ब्रेड थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो वर्कशॉप में काम करने वाले लेबरर थे उनकी मजदूरी तो फिक्स थी, उनकी वेज तो फिक्स थी, लेकिन जो ब्रेड था वो महंगा हो गया था। और सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती थी जब सूखा या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती थी। ये प्रॉब्लम थी फ्रांस की, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भड़का, लोग सड़कों पे उतरे और वो सिस्टम में बदलाव की मांग करने लगे। अब दूसरा रीज़न क्या था इसमें जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ? ग्रोइंग मिडिल क्लास। ग्रोइंग मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास था वो ग्रो हो रहा था, यानी कि पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें आपने पढ़ा कि जो क्लर्जी होते थे और जो नोबल होते थे, नोबिलिटी होते थे, वो तो रिच लोग थे, ये तो हायर क्लास में आते थे। और जो कॉमन पीपल थे ये लोग उस टाइम गरीब हुआ करते थे, लोअर क्लास में आते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें उन्होंने ग्रो किया, तो इन दोनों के बीच में मिडिल क्लास आ गई, यानी कि मिडिल क्लास ग्रो हो गई। मिडिल क्लास में मध्यम वर्गीय लोग, जो गरीब लोग थे उन्होंने अपना स्टेटस बढ़ाया, यानी कि उनके पास, अब वो रिच हो गए थे, उनके पास प्रॉपर्टी आ गई थी, पैसा आ गया था, और फ्रांस में एक नई मिडिल क्लास उभर रही थी। तो उसके कारण क्या थे वो समझिए। इनके पास पैसा आया कहाँ से? इन्होंने, इसमें मैंने बताया था कि इसमें मर्चेंट और ट्रेडर भी थे, तो इन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके पैसा कमाया। ओवरसीज माने विदेश, जिसे फॉरेन या अब्रॉड कहते हैं। ओवरसीज ट्रेड किया, बिजनेस किया, दूसरे देशों में जाकर के वॉयेज किया, लॉन्ग वॉयेज कर करके उन्होंने दूसरे देशों में जाकर के सामान खरीदा और वो ला करके अपने देश में बेचा और यूरोप के दूसरे देशों में बेचा। जो हायर क्लास थी वो उसको खरीदते थे, तो इससे ये लोग प्रॉफिट कमा रहे थे। दूसरे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भी पैसा कमा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग खासतौर से वूलन और सिल्क इसकी करते थे, या लेबर रख के उनसे करवाते थे, और उसको फिर जो प्रोडक्ट होते थे उसको हायर क्लास के लोग खरीदते थे। रिच लोग खरीदा करते थे या फिर दूसरे देशों को ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इन्होंने दो तरीकों से पैसा कमाना शुरू किया, एक तो ओवरसीज ट्रेड से, दूसरे देशों से व्यापार करके, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करके, वूलन की मैन्युफैक्चरिंग और सिल्क टेक्सटाइल, इसकी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, और मैन्युफैक्चरिंग करवा के उसको, जो इनका जो माल था, जो सामान था, वो हायर क्लास के लोगों ने खरीदा और उसको फिर यूरोप के दूसरे कंट्रीज में बेचा। इस तरीके से ये जो यहाँ पर एक मिडिल क्लास बन गई, इनके पास पैसा आ गया, ये लोग रिच हो गए। कौन से लोग रिच हो गए? थर्ड स्टेट के जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, उन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके और मैन्युफैक्चरिंग करके पैसा कमाना शुरू किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मिडिल क्लास आ गई।
और जब भी क्रांति होती है वो मिडिल क्लास ही करता है। जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है वो मिडिल क्लास की वजह से होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वो तो रिच लोग हैं और सरकार उनको बहुत सारी रियायतें देती है, उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना था, तो उनको तो क्रांति की जरूरत नहीं, उनकी लाइफ तो बड़ी कंफर्टेबल आसान आराम से गुजर रही थी। और जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, वो क्रांति क्या करेगा? ठीक है, तो क्रांति मेनली करते कौन है? मिडिल क्लास लोग, ठीक है, मध्यम वर्गीय लोग, जो समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब मिडिल क्लास उभर रही थी। दूसरे थर्ड स्टेट्स में जो लर्नेड पर्सन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें कोर्ट ऑफिशियल्स थे, राजा के दरबार में काम करने वाले लोग, उसके अलावा लॉयर्स थे जो प्रोफेशनल थे, वकील थे और दूसरे प्रोफेशनल थे, कोर्ट ऑफिसर थे। ये लोग कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। और इन लोगों का मानना क्या था कि जन्म के आधार पर किसी को भी कोई खास रियायतें या सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, वो काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये एजुकेटेड लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, कोर्ट ऑफिसर्स थे और लॉयर्स थे। इनका ये मानना था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। किसी भी ग्रुप को सोसाइटी में जन्म के आधार पर कोई प्रिविलेज हासिल नहीं होना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। वो लोग क्या चाहते थे कि फ्रीडम हो, ठीक है, और इक्वल लॉज हो, कि सबको बराबरी का अधिकार हो, और इक्वल लॉज कानून सबके लिए बराबर। लेकिन ऐसा नहीं था फ्रांस में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो कोई टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। उनको खास सुविधाएं देती थी गवर्नमेंट, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्स पे करते थे। वो लोग टैक्स पे करते थे जो मेहनत मजदूरी करते थे, जो वर्कशॉप में लेबरर थे, जो घरों में मजदूरी, जो खेतों में मजदूरी करते थे, जो छोटे किसान थे, जो कामगार थे, आर्टिसन थे, वो लोग टैक्स पेयर थे। और जो रिच लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी, उनको कोई टैक्स नहीं देना था। तो ये प्रॉब्लम थी। अब इसमें जो चेंजेस आए उसमें फिलोसफर का रोल था। फिलोसफर्स ने भी इसमें रोल प्ले किया, जिसमें 3 मेन फिलोसफर थे। उनमें एक थे जॉन लॉक, जॉन लॉक ने एक फेमस, उसकी अपनी फेमस बुक थी टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लिखा कि जो राजा के पास जो एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, मोनार्क के पास जो डिवाइन पावर होती है, उसको उसने गलत साबित किया कि राजा के पास कोई डिवाइन पावर नहीं होती। डिवाइन मीन्स ऐसा माना जाता था पहले टाइम में कि राजा के पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं, डिवाइन पावर होती है, और वो जो करता है वो सही करता है। तो इस बात को चैलेंज किया जॉन लॉक ने और कहा कि राजा भी हमारी तरह एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं होती। उसके बाद जो दूसरे थे जीन जैकस रूसो, जीन
जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो जो थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक नया आइडिया दिया कि प्रोवाइडिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कंट्रास्ट। इन्होंने कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें सोसाइटी के जो सारे वर्गों के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता हो, यानी कि समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में हो। एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग शासन चलाएंगे, कुछ ही लोग शासन करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जीन जैकस रूसो ने, कि सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू की एक फेमस बुक थी द स्पिरिट ऑफ लव। द स्पिरिट ऑफ लव। द स्पिरिट ऑफ लव में मॉन्टेस्क्यू ने लिखा कि डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है उसका डिवीजन होना चाहिए। इट मीन्स एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर ना हो, उस पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दिया जाए। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हो, उसका डिवीजन हो पावर का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बाद में जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आज दुनिया के जिन देशों में भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें इस डिवीजन ऑफ पावर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो लेजिस्लेचर क्या होती है? लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को न्याय देना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना, ये जुडिशरी करती है। तो ये कहा था मॉन्टेस्क्यू ने। अब आप समझिए कि 1789 से पहले मॉन्टेस्क्यू ने ये आइडियाज़ दे दिए थे। ये आइडियाज़ जो आज दुनिया भर की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक्सेप्ट किया जाता है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। तो ये जो 3 फिलोसफर थे, इनके आइडियाज़ को बुक्स में छापा जाता था, न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, जिससे लोग पढ़ रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे। ये जो आइडियाज़ थे, इन पे चर्चा होती थी। लोग सैलून्स में, कॉफ़ी हाउस में बैठ करके इनको डिस्कस किया करते थे। यानी कि लोग इस बात को जान रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब वो बदलाव लाना चाहते थे, वो चेंज लाना चाहते थे। नाउ द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन।
आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कब से हुआ? तो ऑन 5 में 1789, 5 में 1789 को मोनार्क ने यानी कि लुईस 16 ने स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। जो ओल्ड रेजिम था फ्रांस का, जो पुरानी जो शासन व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि जो मोनार्क था, राजा था, वो अपने आप अपने मन से कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था, कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसको स्टेट्स जनरल्स की जो डेलीगेट स्टेट जनरल्स की थे, उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उसमें उनको बुलाना पड़ता, उनको उस प्रपोजल को पास करना पड़ता था। तो यही जो परंपरा थी, ट्रेडिशन था, उसको लुईस 16 ने फॉलो किया। 5 में 1789 को उसने स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट स्टेट, और ये मीटिंग रखी गई वर्साइल में। वर्साइल में ये सिटी ऑफ फ्रांस है, वर्साइल फ्रांस का शहर है। यहाँ पे एक हॉल में ये मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स ने अपने डेलीगेट्स भेजे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए। 300 फर्स्ट स्टेट से, 300 सेकंड स्टेट से, और जो थर्ड स्टेट था थर्ड स्टेट, उसने 600 डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेटिव भेजे। तो उस हॉल में फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को तो बैठने के लिए चेयर दी गई, और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इनको ये रो में पीछे खड़े हुए। तो जब प्रपोजल रखा गया इन डेलीगेट्स के सामने, तो पहले क्या होता था कि क्योंकि 3 स्टेट्स थे, बात को समझिए, तो उसमें से जो 2 स्टेट्स थे, अगर उन्होंने पास कर दिया तो वो बिल पास मान लिया जाता था, ठीक है। यानी कि एक स्टेट्स का एक वोट, तो 3 स्टेट्स हुए तो टोटल 3 वोट। अब फर्स्ट स्टेट में कौन लोग थे? क्लर्जी। सेकंड स्टेट में कौन लोग थे? नोबिलिटी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग वो तो किंग को सपोर्ट करते थे, क्योंकि सरकार से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उनको प्रिविलेज हासिल था, तो वो सरकार के खिलाफ कोई भी डिसीजन क्यों ले, ठीक है। तो जो वोटिंग का तरीका था, उसमें क्या था, जो वोटिंग होती थी उसमें तीनों स्टेट्स का एक एक वोट मान करके, उसमें जो 2 स्टेट्स, 3 में से 2 स्टेट्स ने पास कर दिया तो वो प्रपोजल पास हो गया। लेकिन इस बार भी लुईस 16 ने वही करने की कोशिश की, लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उस मीटिंग में पहुंचे वर्साइल में, वो क्या मांग कर रहे थे कि ईच रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव 1 वोट, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनका एक वोट होना चाहिए, हर रिप्रेजेंटेटिव का, उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन राजा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मोनार्क ने उसको डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से लोग नाराज होकर के वॉक आउट कर गए। उन्होंने वॉक आउट कर दिया, उस हॉल से बाहर आ गए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, और वो जाकर के एक टेनिस ग्राउंड में जमा हो गए। टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। तो
ये जो इंसिडेंट था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टेनिस कोर्ट ऑफ से नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि जब तक वो फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। ओथ ले ली, तो ये टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। इसको टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। इस इंसिडेंट को टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक टेनिस ग्राउंड में जाकर के, इंडोर टेनिस ग्राउंड में जाकर के जमा हो गए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ही नेशनल असेंबली हैं और हम जब तक फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और इसके जो लीडर थे वो मिराबू और अबेसियस थे, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।